मैं विद्या शक्ति के इस क्लासेस में स्वागत करती हूँ। कैसे हो सभी? अच्छे से हो? चलिए, तो बच्चों हम लोग हमारा पांचवा चैप्टर है ना, फिफ्थ चैप्टर, शरीर में गति, बॉडी मूवमेंट्स के बारे में चर्चा कर रहे थे। ओके, हमने मानव के शरीर की गतियों के विभिन्न कार्यों के बारे में हमने चर्चा किया। मानव शरीर एवं उनकी गतियां के बारे में हमने चर्चा किया। तो आज हम जंतुओं के चाल के बारे में चर्चा करेंगे। और लास्ट में जैसे आपको पता है एमसीक्यू होगा। ओके, तो उसके लिए भी आप लोग तैयार रहिएगा। तो बच्चों, क्लास शुरू करने से पहले हम लोग क्या करते हैं हर बार? बिल्कुल, कुछ अच्छे विचारों के साथ अपने क्लास को शुरू करते हैं। तो आप हमेशा याद रखिए, सफलता प्राप्त करने के लिए आपको स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करने, कड़ी मेहनत करने, सकारात्मक दृष्टिकोण रखने और दृढ़ संकल्पित रहने की आवश्यकता है। अब आप सोचोगे बाप रे ये सब क्या है ना? किन किन चीजों की आवश्यकता है? बिल्कुल आसान है बच्चों। जो अगर आप लोग सफल होना चाहते हैं, अगर हम लोग जीवन में सफल होना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमारे आगे एक लक्ष्य होना चाहिए। लक्ष्य को पहले निर्धारित करो। बिना कोई लक्ष्य के हम लोग कहीं नहीं जा सकते, है ना? अगर आपको किसी जगह जाना है तभी भी क्या होता है, आपको लक्ष्य निर्धारित करना पड़ता है कि हमें जाना कहाँ है। वरना ऐसे थोड़ी कि घर से निकल गए और चले चले चल पड़े, है ना? स्कूल में आना है तो आपका लक्ष्य स्कूल है, तो आप सीधे घर से कहाँ पर पहुंचे? स्कूल में पहुंचे। तो इसी तरह से हमारे जीवन में भी एक लक्ष्य होना चाहिए कि हम क्या बनना चाहते हैं। उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मेरे बच्चों को क्या करना पड़ेगा? कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, मुश्किलें आएगी, है ना? कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन कभी भी पीछे नहीं हटिए। कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। और हमारी जो दृष्टिकोण है, हमारी जो दृश्य है, हम जो देखते हैं, उसे हमेशा सकारात्मक रखना चाहिए। यानी कभी भी कोई नेगेटिव थिंकिंग्स हमारे मन में आना ही नहीं चाहिए। किसी ने आपको डांट दिया तो आपने कहा अरे उसने मुझे डांट दिया, क्यों डांटा, किस लिए किया? लेकिन हमेशा आपको क्या सोचना चाहिए? पॉजिटिवली लेना चाहिए। उन्होंने डांटा तो उसके पीछे कोई कारण होगा, है ना? शायद मैंने ही कोई कमी कर दी होगी, या मैंने ठीक से पढ़ा नहीं होगा, या कोई भी बात। तो हर चीज को सकारात्मक दृष्टिकोण से लेना चाहिए और दृढ़ संकल्पित होना चाहिए कि आप लोग एक लक्ष्य लेकर आगे बढ़ रहे हो। किसी ने कहा अरे क्या उसको करके आपको क्या मिलेगा, है ना? मत करो, मत जाओ उस लक्ष्य में। तो आपको जो है कभी भी पीछे नहीं हटना है, दृढ़ संकल्पित होना है। तो बच्चों, आज से आप लोगों का लक्ष्य बिल्कुल स्पष्ट होगा, मेहनत करोगे, दृष्टिकोण सकारात्मक होगा और दृढ़ संकल्प होगा, है ना? हमेशा दृढ़ संकल्पित रहोगे आप। तो इसी के साथ आज हम अब आज की क्लास यहीं पे शुरू करते हैं। मेरे बच्चे ध्यान से बैठिएगा, ध्यान से सुनिएगा। बहुत ही आसान है अगर हम हर बातों को ध्यान पूर्वक सुनते हैं। चलिए, तो बच्चों, जंतुओं की चाल। तो आपने देखा होगा, मैंने आपसे पिछले क्लास में कहा था कि आप लोग निरीक्षण करके आइएगा एक एक जंतुओं को, छोटे छोटे कीड़ों को या चींटियों को या तितली को, चिड़िया को, है ना, मछली को। जो जंतु आप देखते हो, कैसे कैसे चाल होती है। क्या सब एक जैसे चलते हैं? नहीं चलते, है ना? कोई चलता है, कोई दौड़ता है, कोई उड़ता है, कोई रेंगता है, कोई तैरता है, कोई कूदता है। तो आप देखोगे कि अलग अलग चाल होती है जंतुओं में, है ना? हम लोग इसके बारे में ही पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों, जंतुओं में चाल उनके जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे हमें पता है हम लोग चलते हैं, हमारे लिए भी क्या है? चलना बहुत महत्वपूर्ण है ना? हम लोग अपनी जगह पर पहुंच सकते हैं, हर कार्य कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह को हम लोग क्या कर सकते हैं? चल सकते हैं। तो जंतुओं की चाल भी उसी तरह से जीवन के लिए, उनके जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उन्हें अपने आवास में रहने में, शिकार करने में, शिकारियों से बचने में, सब में क्या होता है? उनकी जो चाल की वजह से उन्हें मदद मिलती है।
जंतुओं की चाल उनकी शारीरिक संरचना और उनके आवास के अनुसार अनुकूलित होती है ना। जैसे संरचना होगी शरीर की, जैसे आवास स्थल होगा, उसके हिसाब से उनकी शारीरिक संरचना अनुकूलित रहती है। बहुत ठंड प्रदेश में रहने वाले जानवर ज्यादातर देखा होगा आपने कि उनके शरीर में क्या होते हैं बच्चों, बाल होते हैं, है ना। और रेगिस्तान में रहने वाले जानवर, उनके शरीर में जो हो उनके हिसाब से अलग अलग आकृतियां या अलग अलग जो है उनकी शारीरिक संरचना होती है। ओके, तो बच्चों इसी बात को हम आगे बढ़ाते हुए एक एक करके हम लोग क्या करते हैं, डिस्कस करेंगे। ओके, तो आप लोगों को क्या करना है, ध्यान से क्लास सुनना है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं केंचुए की। ओके, सबसे पहले हम लोग एर्थवॉर्म यानी केंचुए की बात करते हैं कि केंचुए की गति कैसे होती है। आप लोगों ने कभी ध्यान दिया है, कभी देखा है केंचुआ कैसे चलता है? बताइए मुझे। कि बारिश के मौसम में मिट्टी सब में जब आप जाकर देखते हो, बाहर निकलते हो, तो आप कहीं ना कहीं देखते होंगे, है ना। चलिए, केंचुए का शरीर एक सिरे को दूसरे सिरे से सटाकर रखे गए अनेक छल्लों से बना प्रतीत होता है। यानी देखिए किस तरह से है, जैसे एक सिरे से दूसरे सिरे तक क्या कर रखा है, अनेक छोटे छोटे छल्ले बने हुए हैं। उन सबको एक साथ सटा सटा कर जो है ऐसा लगता है उसका शरीर बना हुआ है ना। आपने देखा होगा। अब देखिए, केंचुए के शरीर में अस्थियां नहीं होती, ओके, परंतु इनमें पेशियां होती है जो इसके शरीर को क्या करती है, शरीर के घटने और बढ़ने में सहायता करती है। ओके, तो कहीं भी क्या नहीं है, अस्थियां नहीं है। ओके, पेशियां होती है जो इसके शरीर को क्या करता है बच्चों, घटने और बढ़ने में सहायता करता है। आप कभी देखोगे एकदम छोटा हो जाता है, कभी एकदम लंबा खिंचकर जो है ये केंचुआ चलने लगता है। चलने के दौरान केंचुआ अपने शरीर के पार्श्व भाग को भूमि में जकड़े रखता है। ओके, जो पीछे का भाग है उसको क्या करेगा, भूमि में से जकड़ा रखेगा और अग्र भाग को फैलाता है और आगे आगे की तरफ क्या करता है, ये फैलता है। इसके बाद वो अग्र भाग से भूमि को पकड़ता है और पार्श्व भाग को स्वतंत्र कर देता है। यानी एक जगह वो पकड़ के रखता है ना, एक जगह पकड़ेगा एक जगह छोड़ेगा, इसी तरह से आप देखोगे उसकी जो गति है वो आगे चलता रहेगा। ओके, इसके बाद वो अग्रभाग से भूमि को पकड़ता है और पार्श्व भाग को स्वतंत्र कर देता है। इसके बाद यानी इसके पश्चात क्या होता है, ये शरीर को संकुचित करता है तथा पार्श्व भाग को आगे की ओर खींचता है। यानी शरीर को एकदम संकुचित कर दिया और उसके बाद फिर क्या करता है, आगे की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है। ओके, तो कई जगह क्या करता है, वो अपनी जो है फिक्स करके रखता है। ओके, बॉडी की जो पोजीशन है वो एक एक भाग को वो क्या करता है, फिक्स करता है और उसके बाद वो शॉर्टन हो जाता है, उसके बाद बॉडी को पुल करता है और उसके बाद आगे की तरफ बढ़ता है। इस तरह जो है उसकी गति चलती रहती है। इसके शरीर में अनेक शुक्र यानी बाल जैसी आकृति होती है, छोटे छोटे, आपको ऐसा लगेगा जैसे बाल जैसे हमारे हाथों में सब होते हैं ना, ऐसे लगेगा कि बाल जैसी आकृति होते हैं। ये शुक्र जो है पेशियों से जुड़े होते हैं और मिट्टी में उसकी पकड़ को मजबूत रखता है। तो यानी एक ऐसा पदार्थ होता है इसके शरीर में जिससे वो क्या करता है, मिट्टी में क्या करता है, उसको जो है पकड़ के रखता है। ओके, मिट्टी में क्या करता है, पकड़ के रखता है। यानी एक ऐसे टाइनी ब्रिस्टल्स होते हैं, उसके हेयर जैसे स्ट्रक्चर्स लगते हैं, वो क्या करता है, प्रोजेक्ट करता है और ये जो ब्रिस्टल्स है वो कनेक्ट करता है किससे, मसल्स के साथ। उनका शरीर जो उसका जो शरीर है अनपचे पदार्थ को बाहर निकाल देता है। केंचुए द्वारा किया गया यह कार्य मिट्टी को उपजाऊ बना देता है जिससे पौधों को फायदा होता है। तो आपने कई बार सुना होगा जिस मिट्टी में केंचुए होते हैं यानी जिस मिट्टी में जो है एर्थवर्म होते हैं, क्या देखा होगा कि वो मिट्टी बहुत उपजाऊ होती है और कहते हैं कि वो पौधों के लिए अच्छा है।
ओके, तो वो क्या करता है, अपने शरीर में जो जो अनपचे पदार्थ होते हैं उसको बाहर निकाल देते हैं, और यह जो है मिट्टी को उपजाऊ बनाता है, जिससे पौधों को फायदा होता है। तो आपको जो है याद रखना है, केंचुआ जो है किस किस तरह से चलता है, कैसे कैसे अपने शरीर को फैलाता है, सिकुड़ता है ना, और किस तरह से उसको जो है मिट्टी में किस तरह से जो उपजाऊ बनाता है, जैसे कि वो अपने अनपचे पदार्थों को बाहर जब निकालता है। ओके, चलिए अब हम अगले की तरफ चलते हैं। ओके, केंचुए के बारे में हमने बात कर लिया। अब जो है हम अगला घोंगा यानी स्नेल के बारे में बात करेंगे। आप लोगों ने देख रखा है क्या? ओके, इस तरह के एक यानी घोंगे को आपने देखा है कभी? बताइए, स्नेल जिसे कहते हैं, ऊपर ऐसे कवच सा होता है। ओके, और अंदर जो है उसका शरीर होता है, जैसे ही इसको कोई टच करे वो फटाफट क्या कर देता है, अपने सिर को इसके अंदर घुसेड़ देता है। आपको ऐसा लगेगा जैसे कोई जो है सीपी पड़ा हुआ है ना, लेकिन उसके अंदर जो है कौन होता है, घोंगा होता है। तो सबसे पहली बात, घोंगे की पीठ पर गोल संरचना, ये देख रहे हो, ये जो गोल संरचना है ये होता है, जिसको क्या कहते हैं बच्चों, जिसको उसका कवच कहते हैं। जैसे कछुए में आपने देखा होगा है ना, पीछे उसका कवच, जैसे ही कोई छुओ सीधा अंदर हो जाता है। तो ये सब किस लिए है, उनकी शत्रुओं से रक्षा प्राप्त करने के लिए, है ना। तो घोंगे की पीठ पर गोल संरचना, इसे कवच कहते हैं, और यह घोंगे का बाह्य कंकाल है, याद रखिएगा। ओके, ये क्या है बच्चों, ये जो है घोंगे का बाह्य कंकाल है। कभी ध्यान दीजिएगा। ओके, जब ये चलता है तो आप जरा ध्यान दीजिएगा, और जरा ऐसा हल्का से इसको किसी चीज से हल्का सा ऐसे छेड़ के देखिए, ये सीधा अंदर हो जाता है। परंतु यह अस्थियों का बना नहीं होता। जैसे हमने कहा ये इसका बाह्य कंकाल है, लेकिन ये जो है किसका बना नहीं होता, अस्थियों का बना नहीं होता। यह कवच एकल एकक होता है, और यह घोंगे को चलने में कोई सहायता नहीं करता। यानी इसका जो है घोंगे को, यानी कोई भी, आप बोलोगे इसका कंकाल है तो ये क्या करेगा, बाह्य संरचना है ना, तो ये जो है चलने में मदद करता है, नहीं करता। ओके, ये क्या नहीं करता है, ये चलने में कोई भी मदद नहीं करता है। ओके, इस बात को जो है आपको क्या करना है, याद रखना है, ये अलग ही होता है इसका। ये घोंगे के साथ खिंचता जाता है, जैसे जैसे चलेगा ये बाह्य कंकाल भी क्या होगा, उसके साथ साथ ही खिंचता चला जाता है। ओके, घोंगे के शरीर में एक छोटा पेशीय पाद यानी छोटा सा पैर होता है, पाद होता है, जिससे यह गमन करता है। घोंगे के पैर की पेशियां बहुत मजबूत होती है, यानी इतनी मजबूती के साथ वो जकड़ कर रखता है कि वो क्या करता है, इसके साथ जो यानी छोटा पेशीय पाद होता है, जिससे कि यह गमन करता है। ओके, और घोंगे के पैर की पेशियां बहुत मजबूत होती है। बच्चों, जब आप इसको पढ़ोगे तो आप कैसे पढ़ोगे, एक एक जीवों का, जैसे केंचुआ हुआ, घोंगा हुआ, आप लिखोगे, और उसमें क्या क्या विशेषताएं हैं उन पॉइंट्स को आप लिख के रखोगे। जब आप ऐसे लिख के रखोगे तो आसानी से जो है क्या कर सकते हो, पढ़ सकते हो, है ना। एग्जाम का जब टाइम होता है जस्ट उसको देख लिया, आपको पता चल गया क्या क्या विशेषताएं हैं। हमेशा पॉइंट्स में जो है चीजों को याद करने की कोशिश किया करो। ओके, अब हम अगले बात करते हैं, अगले जीव की तरफ चलते हैं। अगला जो है तिलछटा यानी कॉकरोच। तो मेरे सारे बच्चे, जैसे ही कॉकरोच को देखते हो आप चिल्लाते हो क्या, है ना। कई बार बहुत बुरी तरह से आवाज आती, हम जाकर देखते हैं तो कॉकरोच होता है ना। आप लोगों को डर नहीं लगता, लेकिन एक अजीब सा फीलिंग होता है जैसे ही कॉकरोच को देखो, क्योंकि वो कई बार क्या करता है, उड़ता भी रहता है ना। चलिए, तो जरा इनके बारे में जरा देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं। तो बच्चों, तिलछटा एक प्रकार का कीट है। ओके, आप सबने ध्यान दिया होगा, अंधेरे में जब हम लाइट ऑफ कर देते हैं, जब हम घर में, जब हम किसी चीज के लिए वापस आकर लाइट ऑन करते हैं तो इधर उधर घूम रहे होते हैं। ओके,
तिलछटा जो होता है, यानी क्या होता है, ये कॉकरोच जो है एक प्रकार का कीट है जो अपनी पेशियों की गति से चलता है। तिलछटे की चाल तेज होती है, यानी जैसे ही आप जाओगे एकदम से तेजी से निकल जाएगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा कहाँ जाकर छुप गया। तो चाल कैसी है बच्चों? तेज है। वह अपने पैरों की मदद से चलता है। किसकी मदद से चलता है? अपनी पैरों की मदद से चलता है। तिलछटे में विशिष्ट पेशियां होती है। पैर की पेशियां उन्हें चलने में सहायता करती है। आप देखो कि हर जगह से चलते हैं, उड़ते हैं, है ना? तो इनकी जो पैर की जो पेशियां होती है वो कैसी होती है? उन्हें चलने में जो है सहायता करती है। विशिष्ट पेशियां होती है। ओके। वक्ष की पेशियां तिलछटे को उड़ने, कई बार देखा होगा जैसे कि आप उसके पास जाते हो एकदम से उड़ जाता है, कई बार तो उड़ते हुए ही दिखता है ना? तो उसकी जो पीछे, जो सर के जो पीछे टू पेयर्स ऑफ विंग्स अटैच टू द बॉडी बिहाइंड हेड, हेड के पीछे आपको दिखेगा कि दो जो है विंग्स लगे हुए हैं, पंख लगे हुए हैं। वो किस लिए, क्या करने में मदद करता है बच्चों? उनको जो है गति करने में, उड़ने में उनकी मदद करता है। ओके। किस लिए मदद करता है? उनकी जो है उड़ने में मदद करता है। और जो वक्ष की पेशियां होती है वो तिलछटे को उड़ने के समय उनके पैरों को क्या देता है? गति देता है। ओके, इतनी बातें मेरे बच्चों को समझ में आ गया? तो हमने तिलछटा एक प्रकार का कीट है जो अपनी पेशियों की गति से चलता है। तिलछटे की चाल तेज होती है और वह अपने पैरों की मदद से चलता है। तिलछटे में विशिष्ट पेशियां होती है। पैर की पेशियां उन्हें चलने में सहायता करती है। वक्ष की पेशियां तिलछटे के उड़ने के समय उनके पैरों को गति देता है। ओके, इस बात को आपको क्या करना है? याद रखना है। चलिए अब अगला चले। अगला हम लोग पक्षियों के बारे में बात करते हैं। तो पक्षियां आप हमेशा देखते होंगे उड़ते हुए बहुत सुंदर लगते हैं, है ना? आकाश में कितने प्यारे लगते हैं जब पक्षियां उड़ते हैं। तो पक्षियों के बारे में अगला जो है हम बात करने वाले हैं कि पक्षियों की शारीरिक संरचना कैसे होती है, कैसे उड़ते हैं, है ना? आपने पढ़ रखा होगा ये सारी बात। तो बच्चों, पक्षी हवा में उड़ते हैं तथा भूमि पर चलते हैं। देखा होगा ना इन दो पैरों से किस तरह से भूमि में क्या करता है? चलता है। और जैसे ही पास जाओ सीधा उड़ जाते हैं। बतख तथा हंस जैसे कुछ पक्षी जल में तैरते भी हैं। पक्षी इसलिए उड़ पाते हैं क्योंकि उनका शरीर उड़ने के लिए अनुकूलित होता है ना? अगर हम चाहे उड़े नहीं उड़ पाएंगे। ओके, हम सिर्फ चल पाते हैं। तो जो उनका शरीर जो होता है वो कैसा होता है? वो उड़ने में सहायता करती है। ओके। उनकी अस्थियों में वायु प्रकोष्ठ होते हैं जिनके कारण उनकी अस्थियां हल्की परंतु मजबूत होती है। उनकी जो अस्थियां होती है उसमें क्या होता है? उसमें जो है वायु होती है, यानी वायु प्रकोष्ठ होते हैं जिसके कारण उनकी अस्थियां काफी हल्के होते हैं, है ना? जैसे हवा भरी हो। और वो क्या करता है बच्चों? वो जो है उन्हें उड़ने में सहायता करते हैं। ओके, देयर बॉन्ड्स, उनके जो बॉन्ड्स होते हैं आर होलो, एकदम हल्के होते हैं एंड लाइट होते हैं। ओके, जिससे कि वो क्या कर सकते हैं? वो उड़ सकते हैं। पार्श्वपाद यानी पैरों की अस्थियां चलने एवं बैठने के लिए अनुकूलित होती है। और जो उनका अग्रपाद है की जो अस्थियां हैं वो क्या होती है? अग्रपाद की अस्थियां रूपांतरित होकर पक्षी के पंख बनाती है। यानी जो उनके जो आगे के जो पैर है वो रूपांतरित होकर क्या बना रहे हैं? उनके पंख बना रहे हैं। और जो पीछे के जो पैर है, पार्श्व पाद जो है पैर है, वे उन्हें
चलने में, बैठने में, आपने देखा होगा पेड़ों पे सब बैठे रहते हैं। जो उनकी कंधे की अस्थियां होती है, मजबूत होती है। ओके। वक्ष की अस्थियां उड़ने वाली पेशियों को जकड़ कर क्या करती है, रखती है। ओके, तो जो उनकी वक्ष की अस्थियां है वो उड़ने वाली पेशियों को जकड़ रखने में यानी जकड़े रखने के लिए विशेष रूप से रूपांतरित होती है, तथा पंखों को ऊपर नीचे करने में क्या होता है बच्चों, सहायता हो करती है। तो जो उनके जो शोल्डर बॉन्ड्स होते हैं वो काफी स्ट्रांग होते हैं। ओके, और जो उनकी जो ब्रेस्ट बॉन्ड्स होते हैं वो क्या होते हैं, आर मॉडिफाइड टू होल्ड मसल्स ऑफ फ्लाइट, यानी वो मसल्स को होल्ड करके रखते हैं। विच आर यूज टू मूव द विंग्स अप एंड डाउन, यानी ऊपर नीचे पंखों को जो है करने में क्या करते हैं बच्चों, सहायता करती है। ओके। अब जो है हमारा अगला क्या बचा हुआ है, अगला मछली और सर्प, दो और जीव बचे हैं। लेकिन अभी हमारा किसका समय हो रहा है बच्चों, अभी हमारा एमसीक्यू का समय हो रहा है ना। तो हम लोग पहले क्या करते हैं, एमसीक्यू करते हैं और अगले क्लास में हम आगे की तरफ डिस्कस करेंगे। तो सारे बच्चे तैयार रहिए, जल्दी जल्दी अपने जिसमें आपको लिखना है वो निकाल लीजिए। हम लोग प्रश्न पढ़ना शुरू करते हैं। चलिए बच्चों हम शुरू करें, आप लोग तैयार हो गए। ओके। चलिए, पहला प्रश्न ध्यान से सुनिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शरीर का जोड़ सभी दिशाओं में गति करने की अनुमति देता है। निम्नलिखित में से कौन सा शरीर का जोड़ सभी दिशाओं में गति करने की अनुमति देता है। ध्यान से ऑप्शंस देखिए। ए कंदुक कल्लिका संधि, बी हिंज संधि, सी अचल संधि। आंसर्स ए बी सी करके लिखना काफी है। हो गया, आगे बढ़े, दूसरे प्रश्न की तरफ चले। ओके, अब हम लोग जो है दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। चलिए बच्चों दूसरा प्रश्न देखिए। कोहनी में किस प्रकार का जोड़ पाया जाता है, कोहनी में किस प्रकार का जोड़ पाया जाता है। ए कंदुक कल्लिका संधि, बी हिंज संधि, सी अचल संधि। हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपको हर संधियों के बारे में पता होना चाहिए, कहां पर कौन सी संधि पाया जाता है। ओके। तीसरा प्रश्न देखिए बच्चों। एक हड्डी को हिलाने के लिए कितनी मांसपेशियों का उपयोग किया जाता है। एक हड्डी को हिलाने के लिए कितनी मांसपेशियों का उपयोग किया जाता है। ए एक, बी दो, सी तीन। सोच के देखिए आपने क्या पढ़ा था। हो गया तो यस बोल दीजिए, आगे बढ़ेंगे हम। चलिए, तो मेरे बच्चों का हो चुका है, आगे बढ़े। ओके, हमारे चौथे प्रश्न की तरफ चलते हैं। शरीर में गति के लिए कौन सा तंत्र जिम्मेदार है। शरीर में गति के लिए कौन सा तंत्र जिम्मेदार है। ए पाचन तंत्र, बी कंकाल तंत्र, सी श्वसन तंत्र। जल्दी से लिख लीजिए, ऑप्शंस ए बी सी लिखना काफी है, पूरा आंसर्स लिखने की जरूरत नहीं है। नंबर डालिए और जो है सही से आपको लिखना है। हो गया बच्चों, पांचवें प्रश्न की तरफ बढ़े।
यस। हमारा पांचवा प्रश्न देखिए। हम शरीर की अस्थियों के आकार कैसे देख सकते हैं? हम शरीर की अस्थियों के आकार कैसे देख सकते हैं? ए एक्सरे द्वारा, बी फोटो द्वारा, सी अल्ट्रासाउंड द्वारा। जल्दी जल्दी लिख लीजिए आंसर्स। चलिए छठवें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मेरे बच्चों का हो चुका है ना? यस, हो गया है। हमारा छठवां प्रश्न देखिए, सिक्स क्वेश्चन। मेरुदंड कितने अस्थियों से बना होता है? ओके, यहाँ पर है। आप ऐसा कीजिए, मेरुदंड कितने अस्थियों से बना है या बना होता है? ए एक अस्थि से, बी दो अस्थियों से, सी अनेक अस्थियों से। ओके, मेरुदंड कितनी अस्थियों से बना होता है? यहां पर आपको क्या करना है उसको भी आपको क्या करना है, जोड़ देना है। ओके, चलिए। या फिर मेरुदंड कितने अस्थियों का है? ओके, या फिर मेरुदंड में कितने अस्थियां होते हैं? ओके, उसको जो है आपको लिखना है। हो गया। अगला देखिए। यस। उपास्थियों से बने अंग का क्या नाम है? उपास्थियों से बने अंग का क्या नाम है? ओके, आप बिना ऑप्शंस के ही लिख लीजिए, आपको पता है। ए हाथ, बी कान, सी पैर। तो यानी उपास्थि से जो अंग है वो कौन सा है? चलिए, सातवां प्रश्न हो चुका है मेरे बच्चों का, हो गया ना? आठवें प्रश्न की तरफ बढ़े। ओके। अचल संधि की विशेषता है। अचल संधि की विशेषता है तो आपको देखना है क्या विशेषता हो सकती है। ए गति करने की अनुमति देना, बी गति करने की अनुमति नहीं देना, सी मांसपेशियों को जोड़ना। अचल संधि की, हमने शरीर में जो एक संधि बताया था अचल संधि, उसकी विशेषता आपको बताया था। आप बताइए क्या है। चलिए नौवां प्रश्न की तरफ बढ़े। मेरे बच्चों का हो चुका है। ओके, हो गया है। पसली पिंजर में कितनी पसलियां होती है? नौवा प्रश्न। पसली पिंजर में कितनी पसलियां होती है? ए 12 जोड़ी, सी सॉरी बी 10 जोड़ी, सी 14 जोड़ी। पसली पिंजर में कितनी पसलियां होती है? ए 12 जोड़ी, बी 10 जोड़ी, सी 14 जोड़ी। चलिए अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अचल संधि का उदाहरण है। अचल संधि का उदाहरण है। ए कंधे की संधि, बी कूल्हे की संधि, सी कपाल की हड्डियों की संधि। जल्दी से मेरे बच्चे आंसर्स, मुझे पता है आप लिख चुके हो, है ना? तो हम लोग चले आंसर्स की तरफ और आप देखिए आपने जो आंसर्स लिखे हैं वो बिल्कुल सही है या नहीं। तो बच्चों जल्दी जल्दी बताइए मुझे, निम्नलिखित में से कौन सा शरीर का जोड़ सभी दिशाओं में? यस, बिल्कुल सही बोल रहे हो। ए है कंदुक कल्लिका संधि, जो हर दिशाओं में क्या करता है, हमें जो है घुमाने की अनुमति देता है, गति करने की। कोहनी में किस प्रकार का जोड़ पाया जाता है? बताइए। बिल्कुल सही। कौन सा है? हिंज संधि। ओके, चलिए। तीसरा बताइए, एक हड्डी को हिलाने के लिए कितनी मांसपेशियों का उपयोग किया जाता है? हमने बताया था आपको और आपने बिल्कुल सही लिखा है, दो। चलिए, शरीर में गति के लिए कौन सा तंत्र जिम्मेदार है बच्चों? बिल्कुल सही, कंकाल तंत्र।
हम शरीर की अस्थियों के आकार कैसे देख सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल सही बोल रहे हो, एक्सरे द्वारा, है ना, हमें शरीर का आकार जो है उसमें दिखता है। मेरुदंड कितने अस्थियों से बना होता है? मेरुदंड जो है बहुत सारे अस्थियों से, है ना। तो क्या उत्तर है उसका बच्चों? अनेक अस्थियों से। उपास्थियों से बने अंग का नाम क्या है? बताइए। यस, कान है ना, जो किससे बना है? उपास्थि से बना हुआ है। अचल संधि की क्या विशेषता बताई थी हमने आपको? जी हाँ, गति करने की अनुमति जो है नहीं देता है ना। क्या नहीं देता है? गति करने की अनुमति नहीं देता है। पसली पिंजर में कितने पसलियां होती है? बिल्कुल सही, 12 जोड़ी, है ना। कितने होते हैं बच्चों? 12 जोड़ी। 10वां प्रश्न, अचल संधि के उदाहरण कौन सा था? बिल्कुल, कपाल की हड्डियों की संधि। तो मेरे सारे बच्चों ने, मैं उम्मीद कर रही हूँ, आंसर्स बिल्कुल सही सही लिखे हैं। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, अगले क्लास में जो है फिर मिलेंगे। तब तक आप लोग अच्छे से पढ़कर आइएगा। तो मिलने तक जय विद्याशक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सर।